जी, आज का हमारा सेशन है बैनुल-अक़वामी तिजारत के क्लासिकल नज़रियात, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बैनुल-अक़वामी तिजारत क्या होती है, ये हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। उसके फ़ायदे नुकसानात भी हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने बेसिकली देखना है कि बैनुल-अक़वामी तिजारत जो है इसकी थीरीज़ क्या हैं, इसके नज़रियात क्या हैं, यानी कि हिस्ट्री में, पास्ट में जो है वो किन नज़रियात की बिना पर बैनुल-अक़वामी तिजारत की बुनियाद रखी जाए और किन नज़रियात की बुनियाद पर बैनुल-अक़वामी तिजारत से गेन्स फ्रॉम ट्रेड शो किए गए और फ़ायदे शो किए गए और बताया गया इकोनॉमिस्ट की जानिब से कि बैनुल-अक़वामी तिजारत जो है वो किस किस तरह से किसी मईशत के लिए जो है वो फ़ायदेमंद हो सकती है। इसमें क्लासिकल नज़रिया हमने आज गो थ्रू करना है। इसके बाद जदीद नज़रियात भी हैं, लेकिन फ़िल वक्त वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं होंगे। बैनुल-अक़वामी तिजारत के जो क्लासिकल नज़रियात हैं, उनमें दो अहम नज़रियात जो बुनियादी नज़रियात की अहमियत रखते हैं, वो है एडम स्मिथ की जानिब से पेश किए जाने वाला एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी और डेविड रिकार्डो की जानिब से पेश की जाने वाली कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। एडम स्मिथ ने कुल्ली बर्तरी का नज़रिया पेश किया, जबकि डेविड रिकार्डो ने तकाबली बर्तरी का नज़रिया पेश किया। ये दोनों नज़रियात जो हैं, इनकी बुनियाद स्पेशलाइजेशन है, तखसीस कार है। तखसीस कार या स्पेशलाइजेशन मैंने आपको लास्ट सेशन में भी समझाई थी कि अपने वसाइल को बेहतर इस्तेमाल करना, अपनी अफरादी क़ुव्वत को बेहतर इस्तेमाल करना, अपने सरमाए को बेहतर इस्तेमाल करना और अपने मुसारिफ़ पैदाइश को, अपनी लागत पैदाइश को कम से कम करना आपकी स्पेशलाइजेशन कहलाती है। इसमें बेसिकली यही बेस रखी जाती है कि जब किसी मुल्क को किसी शय की पैदावार में तखसीस कार हासिल हो, स्पेशलाइजेशन हासिल हो, तो उस मुल्क को चाहिए कि वो चीज़ पैदा करे और अपनी ज़रूरत से ज़ायद बच जाने वाली जो फाजिल पैदावार हो, उसको दूसरे मुल्कों को फ़रोख्त कर दे। और इसी तरह जिस चीज़ में उस मुल्क को तखसीस कार हासिल ना हो, उस शय को पैदा ना करे और उस शय को बाहर से, जिस मुल्क में वो चीज़ तखसीस कार के साथ बनाई जा रही है, वहाँ से उस चीज़ को दरामद कर ले। तो बेसिकली जो क्लासिकल नज़रियात हैं, कुली बर्तरी का नज़रिया और तकाबली बर्तरी का नज़रिया या तकाबली मुसारिफ़ का नज़रिया, इन दोनों की बुनियाद स्पेशलाइजेशन होती है। इन नज़रियात को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि क्लासिकल थीरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो है, उसकी कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ उसकी बेसिस हैं। वो क्या है? जो इसके मफरूज़ात हैं वो हैं जी, पहला, तजारत में शरीक ममालिक के दरमियान मुकम्मल मुकाबले की फ़ज़ा पाई जाती है, यानी कि दोनों ममालिक में मुकम्मल मुकाबला है, परफेक्ट कंपटीशन पाया जा रहा है। परफेक्ट कंपटीशन की हमने शायद पहले डिस्कस की हुई है, ठीक है जी। तो दोनों ममालिक के दरमियान में मुकम्मल मुकाबला पाया जाएगा, यानी कि जो दीगर मुकाबला जात हैं उनकी कंडीशंस नहीं होंगी, मोनोपली वगैरह नहीं होगी, मुकम्मल मुकाबला होगा, ठीक है। दूसरा मफरूज़ा है जी, मेहनत और सरमाया एक मुल्क की हदूद के अंदर तो हरकत पजीर हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर अदम नकल पजीरी होती है। ये बेसिकली बेस थी इन क्लासिकल थीरीज़ की कि क्लासिकल जो है उनके मुताबिक मेहनत और सरमाया एक मुल्क के अंदर हरकत पजीर होते हैं। जब वो एक मुल्क के अंदर हरकत पजीर होते हैं तो उससे क्या होता है कि मेहनत और सरमाए की मंडियों में जो इनकी लागत है, यानी मेहनत के उजरत और सरमाए का सूद, वो यकसा रहता है। जबकि बैनुल-अक़वामी सतह पर मेहनत और सरमाया हरकत पजीर नहीं होते। जब हरकत पजीर नहीं होते तो मुख्तलिफ मईशतों में मेहनत और सरमाए की मुख्तलिफ कीमतें राइज करती हैं, यानी कि इन बैनुल-अक़वामी सतह पर मेहनत की कीमत मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ हो सकती है। इसी तरह सरमाए का सूद भी मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ होता है। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के मुताबिक इसकी बुनियादी वजह है अदम नकल पजीरी, क्योंकि मेहनत और सरमाया अगर बैनुल-अक़वामी सतह पर नकल पजीरी नहीं करते, इसलिए इनमें फ़र्क पाया जाता है। और यही मेहनत और सरमाया की कीमतों में जो फ़र्क है, ये लागत पैदाइश में भी दूसरे मुख्तलिफ मुल्कों में फ़र्क डाल देती है। नेक्स्ट, थर्ड जो मफरूज़ा है वो है तमाम मज़दूरों की पैदावारी सलाहियतें एक जैसी होती हैं, यानी कि जितने भी लेबर लगाएंगे आप, उन तमाम की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है
जो उनकी मार्जिनल प्रोडक्शन होगी, पैदावारी सलाहियत होगी, वो यकसा होगी। नेक्स्ट है जी, तजारत में शरीक ममालिक में मुकम्मल रोज़गार पाया जाता है। ये भी एजम्पशन पहले फ़र्ज़ कर ली गई है कि जी जो जो मुल्क तजारत में शरीक हैं, आमतौर पर क्लासिकल नज़रिया में दो ममालिक की जिक्र किया जाता है, तो उन दोनों ममालिक में मुकम्मल रोज़गार पाया जा रहा है, यानी कि तमाम वसाइल जो हैं वो पूरी तरह से बरोकार लाए जा रहे हैं, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन पाई जा रही है। नेक्स्ट है जी, तजारती ममालिक के दरमियान तजारत आज़ादाना होती है, यानी देयर इज़ नो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, कोई किसी किस्म की तजारत पे रुकावट, कोई कोटा, कोई ड्यूटी वगैरह नहीं है, आज़ादाना तजारत है। ये भी मफरूज़ा है बेसिकली। इसके अलावा तजारत और तखसीस कार के लिए दो ममालिक और दो अशिया ज़हर बहस लाई गई हैं। बेसिकली अभी हमने डिस्कस किया था कि क्लासिकल जो है उन्होंने अपने नज़रियात को समझाने के लिए 2x2 मॉडल यूज़ किया है, यानी 2 कंट्रीज एंड 2 कमोडिटीज़। नेक्स्ट असम्पशन है जी, तजारती अशिया की नकलो हमल के अखराजात तजारत को मुतासिर नहीं करते और ना ही बैनुल-अक़वामी तजारत पर किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद होती है। यहाँ ये भी फ़र्ज़ कर लिया गया है कि नकलो हमल के अखराजात जो है वो तजारत को मुतासिर नहीं करते, यानी एक जगह से दूसरी जगह, एक मुल्क से दूसरी मुल्क शय को लेके जाने में जो अखराजात आते हैं वो तजारत पे कोई इफेक्ट नहीं डालते, यानी कि अखराजात इतने मामूली हैं कि वो अफेक्ट नहीं डालते। ये बात फ़र्ज़ की जा रही है बेसिकली। इसी तरह एक और मफरूज़ा फ़र्ज़ किया गया है कि अशिया की पैदावार कानून यकसानी हासिल के ताबे है। जो हासिल के कवानीन हैं वो 3 तरह के होते हैं, कानून यकसानी हासिल, कानून तकसीर हासिल, कानून तकलील हासिल। तो यहाँ कानून यकसानी हासिल का इतलाक़ फ़र्ज़ कर लिया गया है। बेसिकली हमने 3 कानून पढ़े हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। तो यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न की एप्लीकेशन को डिस्कस किया जा रहा है, यानी कि जो आपका रिटर्न होगा पर यूनिट ऑफ लेबर वो हर बार इक्वल होगा। नेक्स्ट है जी, हर मुल्क की अपनी अपनी करेंसी है लेकिन शरह तबादला में फ़र्क पाया जाता है, यानी कि एक्सचेंज रेट की बात की जा रही है कि जी हर मुल्क की अपनी अपनी करेंसी है और जो भी एक्सचेंज रेट में डिफरेंस है वो उस वक्त है, वो उसको डील कर लिया जाएगा। तो ये कुछ मफरूज़ात हैं, कुछ बातें हैं जो पहले क्लासिकल्स ने फ़र्ज़ कर ली कि पहले ये बातें पाई जाएंगी तो ये नज़रियात जो हम आगे पेश कर रहे हैं वो दुरुस्त होंगे। अगर ये बातें हकीकत में नहीं पाई जाएंगी तो फिर उन नज़रियात का दुरुस्त होना भी लाजमी नहीं होगा। ठीक है जी, इनमें कुछ बातें मुमकिन होती हैं और कई बातें ऐसी हैं जो कि हर इकॉनमी के अंदर मुमकिन नहीं भी होती। तो जो इनके मफरूज़ात के ऊपर आपको जहन में इबहाम आ रहे हैं कि भाई ये बातें तो मुमकिन हो ही नहीं सकती, वो चीज़ें हम एंड पे जाकर तनकीद के मौजू में डिस्कस करेंगे। अब हम चल रहे हैं जी क्लासिकल नज़रिया की तरफ। इसमें जो पहला नज़रिया है वो है एब्सोल्यूट एडवांटेज की थीरी, यानी कि कुली बर्तरी का नज़रिया, जो कि एडम स्मिथ ने पेश किया। ठीक है जी, तो दो नज़रियात हमने इस सेशन में डिस्कस करने हैं। पहला नज़रिया है कुली बर्तरी का नज़रिया, यानी कि थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, और दूसरा नज़रिया है तकाबली बर्तरी का नज़रिया या तकाबली मुसारिफ का नज़रिया, यानी थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज या कंपैरेटिव कॉस्ट। हम कुली बर्तरी के नज़रिए को जस्ट गो थ्रू करेंगे शॉर्ट, और जो तकाबली बर्तरी का नज़रिया है उसे हम पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। कुली बर्तरी का नज़रिया पेश किया है प्रोफेसर एडम स्मिथ ने। प्रोफेसर एडम स्मिथ का कहना है कि जब भी दो ममालिक के दरमियान तजारत हो तो उन ममालिक को ये देखना चाहिए कि उनके पास किस चीज़ की पैदावार में उनको स्पेशलाइजेशन या तखसीस कार हासिल है। जिस मुल्क को जिस शय की पैदावार में तखसीस कार हासिल हो, उस मुल्क को चाहिए कि वही शय पैदा करे और दूसरी शय को बाहर से इंपोर्ट कर ले। एडम स्मिथ ने जो नज़रिया पेश किया है, एडम स्मिथ ने बेसिकली ये बताया है जी कि अगर दो ममालिक हैं और दो अशिया हैं तो उन दो ममालिक को अपनी दो अशिया में से एक मुल्क को एक शय की बर्तरी में एक शय की पैदावार में बर्तरी हासिल होती है और दूसरे मुल्क को दूसरी शय की पैदावार में बर्तरी हासिल होती है। तो उन दोनों मुल्कों को चाहिए कि अपने तमाम वसाइल उस शय पे लगा दें कि जिसमें उनको बर्तरी हासिल होती है, और उसके बाद
आपस में तजारत करके अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लें और इस तरह वो दोनों मुल्क तजारत से फ़ायदा हासिल कर लेते हैं। इस बात को समझाने के लिए हम एक गोशवारे की मदद लेते हैं। हमारे पास इस वक्त दो ममालिक हैं, पाकिस्तान और भारत, और दो ही अशिया हैं, चावल और चीनी। यहाँ पे इस गोशवारे में आपको ये समझाया जा रहा है कि जब मेहनत की एक इकाई पाकिस्तान में लगाई जाती है चावल पर, तो पाकिस्तान उस एक इकाई की मदद से 20 क्विंटल चावल पैदा करता है। इसी तरह जब मेहनत की वही एक इकाई अगर चीनी की पैदावार पर लगाई जाए तो पाकिस्तान चीनी के 10 क्विंटल पैदा कर सकता है। इसके बरक्स अगर भारत मेहनत की एक इकाई चावल पर लगाता है तो भारत चावल के 10 क्विंटल पैदा करता है, और अगर मेहनत की एक इकाई भारत चीनी पर लगाता है तो भारत चीनी की 20 क्विंटल पैदा करता है। तो इस गोशवारे से यह जाहिर होता है कि पाकिस्तान को चावल की पैदावार में बढ़तरी हासिल है, जबकि भारत को चीनी की पैदावार में बढ़तरी हासिल है। इस वक्त अगर हम कुल पैदावार चेक करें तो चावल की कुल पैदावार 20 पाकिस्तान ने पैदा की और 10 क्विंटल भारत ने पैदा की, और दोनों मिलकर 30 बन जाते हैं। इसके साथ अगर हम चीनी को देखें तो चीनी की कुल पैदावार 10 क्विंटल पाकिस्तान ने पैदा हुई और 20 क्विंटल भारत ने पैदा हुई, और कुल पैदावार 30 क्विंटल हो जाती है। ये है तजारत से पहले की कंडीशन। अगर इसमें हम तजारत करें तो एडम स्मिथ के मुताबिक ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को चूंकि चावल की पैदावार में बढ़तरी हासिल है, इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि अपने दोनों मेहनत की इकाइयों को चावल की पैदावार पे लगा दे और चीनी के ये 10 क्विंटल पैदा ना करे, और चावल पर दोनों मेहनत की इकाइयाँ लगाकर 20 की बजाय 40 क्विंटल जो है वो पैदा कर ले। तो इस तरह ये पाकिस्तान जो है वो 40 क्विंटल पैदा कर लेगा जी। तो इस तरह हमें ये आइडिया हो जाता है कि जब पाकिस्तान तजारत के बाद की कंडीशन अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान जब मेहनत की दोनों इकाइयाँ चावल पर लगाएगा तो पाकिस्तान चावल के 40 क्विंटल पैदा कर सकेगा, और इस वक्त पाकिस्तान चीनी पर कोई मेहनत नहीं लगाता। और इसके बरक्स भारत की बात करते हैं तो भारत चावल पर कोई मेहनत नहीं सर्व करेगा और सारी तमाम मेहनत को चीनी की पैदावार पे सर्व करके 40 क्विंटल चीनी की पैदा कर लेगा। तो इस तरह होता क्या है कि अब चीनी की कुल पैदावार 40 जमा 0 मिलकर 40 हो चुकी, जो कि पहले 20 और 10 मिलकर 30 थी। तो 10 क्विंटल चीनी जायद बन गई। इसी तरह चावल की अगर हम बात करते हैं तो अब चावल की कुल पैदावार हो गई 40 जमा 0 40, जबकि पहले थी 20 जमा 10 30। तो इस तरह तजारत करने से इन दोनों ममालिक ने फ़ायदा हासिल किया 10-10 क्विंटल पैदावार का। एडम स्मिथ के मुताबिक पाकिस्तान को चाहिए कि अपने चीनी और चावल पर लगने वाले दोनों मेहनत की इकाइयों को चावल पर लगाए और चावल से दुगना पैदावार हासिल कर ले, यानी 40 क्विंटल पैदावार। और जब भारत को चाहिए कि क्योंकि भारत को चीनी की पैदावार में फ़ायदा है, एडवांटेज है, इसलिए भारत अपने दोनों मेहनत की इकाइयों को चीनी पर लगाए और चीनी की दुगना पैदावार यानी 40 क्विंटल हासिल कर ले। और बाद में ये दोनों ममालिक अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद जायद पैदावार जो है उसको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लें, तबादला कर लें, और दोनों एक दूसरे की ज़रूरत भी पूरी कर लेंगे और दोनों को बढ़तरी भी हासिल रहेगी, दोनों को फ़ायदा भी होगा, गेंस फ्रॉम ट्रेड भी दोनों को हासिल हो जाएगी। गेंस इस तरह हासिल होंगी कि पहले दोनों की कुल पैदावार 30-30 बन रही थी, अब दोनों की कुल पैदावार 40-40 क्विंटल बन जाती है। तो ये थ्योरी बेसिकली पेश की है प्रोफेसर एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ का नज़रिया जो है वो हमने एक्सप्लेन कर लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट नज़रिया है वो है तकाबली बढ़तरी का नज़रिया। तकाबली बढ़तरी का नज़रिया या तकाबली मुसारिफ का नज़रिया पेश किया है प्रोफेसर डेविड रिकार्डो ने। डेविड रिकार्डो ने ये नज़रिया बेसिकली इस लिहाज से पेश किया है कि देखें ज़रा एक
थीम समझ लीजिएगा। एडम स्मिथ के नज़रिए के मुताबिक तजारत सिर्फ और सिर्फ उस वक्त हो सकती है जब एक मुल्क को एक शय की पैदावार में बढ़तरी हासिल हो और दूसरे मुल्क को दूसरी शय की पैदावार में बढ़तरी हासिल हो। लेकिन डेविड रिकार्डो के मुताबिक अगर एक मुल्क को दोनों अशिया की पैदावार में बढ़तरी हासिल हो और दूसरे मुल्क को दोनों अशिया की पैदावार में कमतरी हासिल हो, उस सूरत में भी तजारत हो सकती है और तजारत से फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो बेसिक दोनों थ्योरीज में जो फ़र्क है वो इस बात का है कि एडम स्मिथ की थ्योरी में एक मुल्क को एक शय में फ़ायदा है, दूसरे मुल्क को दूसरी शय में फ़ायदा है। लेकिन डेविड रिकार्डो की थ्योरी में एक मुल्क को दोनों अशिया की पैदावार में फ़ायदा है और एक मुल्क को दोनों अशिया की पैदावार में नुकसान का सामना है। उस सूरत में भी डेविड रिकार्डो बताते हैं कि किस तरह बैनुल अक़वामी तजारत के ज़रिए फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। तो इस पे एडम जो डेविड रिकार्डो हैं वो ये कहते हैं कि अगर दो ममालिक हैं, वो अशिया किसी मुल्क को दोनों अशिया की पैदावार में जो मुसारिफ हैं वो कम हों और दूसरे मुल्क में इन दोनों अशिया को पैदा करने के मुसारिफ जो हैं वो ज़्यादा हों, तो पहला मुल्क वो शय पैदा करे जिसमें उसे तकाबली बढ़तरी ज़्यादा हो और दूसरा मुल्क कमतरी वाली शय पैदा करे। एक बार फिर पढ़ देता हूँ। It benefits a country to specialize in the production of that commodity in which it has greatest comparative advantage or least comparative disadvantage। क्या कहना चाह रहे हैं जी ये मैं समझाता हूँ इसको आसान लफ्जों में। डेविड रिकार्डो बेसिकली ये समझाना चाहते हैं कि जब एक मुल्क को दोनों अशिया की पैदावार में फ़ायदा हो, यानी कि दोनों अशिया की पैदावार के मुसारिफ कम हों, उस मुल्क को चाहिए कि उन दोनों अशिया में से उस चीज़ को चुन ले कि जिसमें उसको फ़ायदा ज़्यादा हो। और जिस मुल्क को दोनों अशिया की पैदावार में नुकसान हो, तो जिस मुल्क को दोनों अशिया की पैदावार में नुकसान हो, उस मुल्क को चाहिए कि वो चीज़ पैदा करे कि जिसमें उसको नुकसान कम हो। यानी जिस मुल्क को दोनों अशिया की पैदावार में फ़ायदा हो वो ज़्यादा फ़ायदे वाली चीज़ को पैदा करे और जिस मुल्क को दोनों अशिया की पैदावार में नुकसान हो रहा हो वो कम नुकसान वाली चीज़ को पैदा करे। तो ये बेसिकली डॉक्टर जो डेविड रिकार्डो है उनकी थ्योरी है। इस थ्योरी को समझने के लिए एक आसान सी मिसाल समझ लेते हैं। जैसा कि हम अपने गली मोहल्लों में ये मिसाल देख रहे होते हैं कि एक अगर हम डॉक्टर की मिसाल लेते हैं, एक माहिर डॉक्टर है, अगर वो डॉक्टर अपने पेशेंट्स को चेक कर रहा होता है, पेशेंट्स को चेक करने के बाद उनको नुस्खा बनाकर डॉक्टर दे देता है और वो नुस्खा जाता है बाहर कंपाउंडर के पास और कंपाउंडर जो है वो एक मेडिसिन बनाकर कंपाउंड बनाकर अब मरीज को दे देता है। डॉक्टर चाहे तो वो कंपाउंडर का काम भी खुद कर सकता है और वो मेडिसिन के कंपाउंड्स खुद बनाकर मरीज को दे सकता है, मगर डॉक्टर ऐसा नहीं करता। डॉक्टर अपना वक्त बचाता है और खुद सिर्फ और सिर्फ तशखीस करके नुस्खा बनाता है और वो नुस्खा चला जाता है कंपाउंडर के पास, बाकी का काम कंपाउंडर कर रहा होता है। तो ऐसे में डॉक्टर ने क्या किया कि अपने ही काम को करवाने के लिए एक मुलाजिम रख लिया, उस मुलाजिम से वो काम करवा लिया। अब डॉक्टर चाहता वो काम खुद कर सकता था, लेकिन उसे मालूम है कि जी अगर मैं वो काम कंपाउंडर वाला काम भी मैं ही करूँगा तो मेरा जो मरीज का चेक करने वाला वक्त है वो ज़ाया होगा। तो डॉक्टर ने वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल किया और अपना सारा वक्त मरीज की तशखीस में लगाकर ज़्यादा मरीज़ों को कवर कर लिया। और जो कम आमदनी वाला काम था यानी कि कंपाउंडर वाला काम था वो उसने एक अलग काम एक अलग शख्स से करवाकर उसको नकद पैसे अदा कर दिए। तो इसी तरह का काम तकाबली बढ़तरी के नज़रिए में भी हो रहा होता है। मुआशियात की बैनुल अक़वामी तिजारत के एतबार से अगर हमें तकाबली बढ़तरी का नज़रिए को आसान लफ्ज़ों में समझना है तो उसके लिए हम इस मिसाल का जायज़ा ले सकते हैं। इस मिसाल में दो ममालिक लिए गए हैं, पाकिस्तान
और भारत। इस मिसाल में यह समझाया जा रहा है कि अगर मेहनत की एक इकाई पाकिस्तान में चीनी पैदा करने के लिए सर्फ की जाए तो उससे चीनी की कुल पैदावार 8 क्विंटल होती है। जबकि पाकिस्तान में ही मेहनत की एक इकाई चावल की पैदावार के लिए इस्तेमाल की जाए तो मेहनत की एक इकाई से चावल के 12 क्विंटल पैदावार होती है। इसके मुकाबला में भारत की अगर हम बात करते हैं, भारत में मेहनत की एक इकाई अगर चीनी के लिए सर्व कर दी जाए तो भारत में चीनी की पैदावार 10 क्विंटल होती है। और भारत में अगर उसी मेहनत की एक इकाई को चावल की पैदावार पर इस्तेमाल किया जाए तो चावल की जो कुल पैदावार है वो होती है 20 क्विंटल। तो इस गोशवारा के मुताबिक हमें ये चीज क्लियर हो रही है कि इस वक्त पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में कमतरी का सामना है और भारत को पाकिस्तान के मुकाबला में बढ़तरी का सामना है। भारत पाकिस्तान की निस्बत चीनी भी ज्यादा पैदा कर रहा है और चावल भी ज्यादा पैदा कर रहा है, जबकि पाकिस्तान भारत की निस्बत चीनी की पैदावार भी कम कर रहा है और चावल की पैदावार भी कम कर रहा है। एडम स्मिथ की थ्योरी होती तो इस वक्त दोनों ममालिक में तजारत मुमकिन नहीं थी, क्योंकि एडम स्मिथ के मुताबिक एक मुल्क को एक शय में बढ़तरी और दूसरे मुल्क को दूसरे शय में बढ़तरी हासिल होना लाजमी था। लेकिन रिकार्डो अब यहाँ पे ये समझाते हैं कि हालांकि एक मुल्क को यानी पाकिस्तान को दोनों अशिया की पैदावार में कमतरी का सामना है और भारत को दोनों अशिया की पैदावार में बढ़तरी का सामना है, ऐसी सूरत में भी बैनुल अक़वामी तजारत हो सकती है। ऐसी सूरत में भी बैनुल अक़वामी तजारत करके गेन्स फ्रॉम ट्रेड, तजारत से फायदा हासिल किया जा सकता है। ठीक हो गया जी। अब अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो इस वक्त पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में चीनी और चावल पैदा करने की निस्बत जो है वो है 1:1.5, यानी कि 1:1.5। 8 और 12 की रेशो बनती है ना, तो 8 और 12 की रेशो बन जाती है 1:1.5, यानी कि जितनी लागत 1 क्विंटल चीनी पैदा करने में लगती है उतनी ही मेहनत अगर चावलों पे लगा दी जाए तो वो 1.5 क्विंटल पैदा हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो पाकिस्तान की रेशो क्या बन गई 1:1.5 कि जितनी मेहनत से एक चीनी का दाना बनेगा, एक चीनी का क्विंटल बनेगा, उतनी ही मेहनत से चावल का 1.5 यानी 1.5 क्विंटल चावल तैयार हो जाएंगे। तो पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान की जो चीनी और चावल की पैदावार की सतह है वो उसका कंपैरिजन हम इस तरीके से करेंगे कि पाकिस्तान में चीनी का 1 क्विंटल बनाने के लिए जितनी मेहनत दरकार है उतनी ही मेहनत अगर चावल पे लगा दी जाए तो 1.5 क्विंटल चावल पैदा कर सकता है। जबकि भारत का हम मुवाजना देखें आपस में दोनों शिया का, तो भारत में चीनी की पैदावार और चावल की पैदावार की जो रेशो बनती है वो बनती है 1:2, यानी कि जितनी मेहनत जो है भारत को चीनी की एक इकाई पैदा करने के लिए दरकार है, अगर उतनी ही मेहनत भारत चावल पे लगा दे तो चावल की भारत 2 इकाइयां पैदा कर सकता है, 2 क्विंटल पैदा कर सकता है। ठीक हो गया। तो जितनी लागत से 1 क्विंटल चीनी पैदा होती है उतनी ही लागत से भारत में 2 क्विंटल चावल पैदा हो सकते हैं। तो ऐसे में ये रेशो निकल आई। तो अब वो समझा रहा है जी कि तजारत किस तरह से हो सकती है। यहाँ पे ऊपर वाली मिसाल में वो कहता है जी कि अगर पाकिस्तान 1 क्विंटल चीनी छोड़ दे तो बदले में पाकिस्तान के चावल कितने बनते थे 1.5 क्विंटल, और जबकि भारत 1 क्विंटल चीनी छोड़ दे तो भारत के चावल बनते हैं 2 क्विंटल। इस तरह पाकिस्तान के मुकाबले में भारत चावल सस्ते पैदा करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि भारत में 1 यूनिट ऑफ लेबर से 20 क्विंटल बना तो 1 के मुकाबले 2 की रेशो बन गई थी। इसलिए भारत को जो है वो तखसीस कार किस में हासिल है, चावल की पैदावार में। ठीक हो गया जी। और पाकिस्तान को वैसे तो दोनों अशिया में ही नुकसान है, लेकिन कमतरी किस में है, कमतरी पाकिस्तान को है चीनी की पैदावार में। ठीक है जी। इस गोशवारे से हमें आइडिया हुआ है
कि पाकिस्तान को वैसे भारत की निस्बत दोनों में ही कमतरी है, लेकिन कम कमतरी है चीनी की पैदावार में, और भारत को दोनों में ही बढ़तरी है, लेकिन ज्यादा बढ़तरी है चावल की पैदावार में। तो इस तरह डेविड रिकार्डो ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपने तमाम वसाइल जो हैं वो चीनी की पैदावार में सर्व कर दे, और भारत को चाहिए कि अपने तमाम वसाइल जो हैं वो चावल की पैदावार में सर्व कर दे, और इस तरह दोनों ममालिक एक दूसरे से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और एक दूसरे की ज़रूरत भी पूरा कर सकते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों ममालिक तजारत करके और पैदावार, यानी पाकिस्तान सिर्फ चीनी पे सारे पैसे लगाकर और भारत सिर्फ चावल पे सारे पैसे लगाकर, सारी मेहनत लगाकर किस तरह से तजारत से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, बैनुल-अक़वामी तजारत से फ़ायदा कैसे हासिल हो सकता है। इससे हम पहले देखते हैं तजारत ना होने की सूरत में सूरत हाल क्या थी। अगर तजारत नहीं हो रही थी तो हमने ऊपर वाले गोशवारे में देखा, पाकिस्तान मेहनत की 2 इकाइयाँ लगाकर हासिल कर रहा था 8 क्विंटल चीनी और 12 क्विंटल चावल, जबकि भारत मेहनत की 2 इकाइयाँ लगाकर हासिल कर रहा था 10 क्विंटल चीनी और 20 क्विंटल चावल। इस तरह जो दोनों ममालिक की मजमूई पैदावार है वो 18 क्विंटल चीनी पैदा कर रहे हैं दोनों ममालिक मिलकर, और 32 क्विंटल चावल पैदा कर रहे हैं दोनों ममालिक मिलकर। यह है तजारत से पहले की सूरत हाल। अब तजारत के बाद चूंकि हमने कह दिया कि भारत को चाहिए तजारत के बाद दोनों इकाइयों को चावल पे लगा दे, और पाकिस्तान को चाहिए कि दोनों इकाइयों को चीनी पे लगा दे, तो पाकिस्तान की चीनी की पैदावार हो जाएगी 8 से बढ़ के डबल 16, और भारत की चावल की पैदावार हो जाएगी 20 से बढ़ के डबल 40। तो तजारत के बाद क्या होता है? तो तजारत के बाद जो है पाकिस्तान ने चूंकि दोनों इकाइयों को चीनी पर लगा दिया, लिहाजा पाकिस्तान में अब चावल पैदा नहीं हो रहे और चीनी पैदा हो रही है 16 क्विंटल, 8 का दुगना 16। भारत ने दोनों इकाइयों को चावल की पैदावार पे लगा दिया, तो भारत में अब चीनी पैदा नहीं हो रही और चावल पैदा हो रहे हैं 40 क्विंटल। तो अब यहाँ पर कुल पैदावार अगर हम देखें तो कुल पैदावार तजारत के बाद चीनी की कुल पैदावार हो चुकी है 16 क्विंटल, पहले थी 18 क्विंटल, और चावल की कुल पैदावार अब हो गई है 40 क्विंटल, जो कि पहले थी 32 क्विंटल। तो इस तरह दोनों ममालिक ने मिलकर चावलों के 8 क्विंटल जायद बनाए। पहले 32 क्विंटल थे, अब 40 क्विंटल पैदा हुए, तो 8 क्विंटल जायद पैदावार हो गई, जबकि चीनी की पैदावार में 2 क्विंटल की कमी हो गई। चीनी की पैदावार में 2 क्विंटल की कमी हुई है और चावल की पैदावार में 8 क्विंटल का इजाफा हुआ है। अगर हम पहले वाली रेशो को जहन में रखें तो चावल और चीनी की जो मैक्सिमम रेशो थी वो थी 1 के बदले 2 की रेशो। तो यहाँ 8 क्विंटल जायद बने हैं, 2 क्विंटल चीनी कम बनी है। 1 रेशो 2 भी ली जाए तो 2 की रेशो से 2 क्विंटल चीनी बराबर है 4 क्विंटल चावल। तो फिर भी 4 क्विंटल जो चावल हैं वो एक्स्ट्रा पैदा हो गए, और दोनों मुल्कों ने तजारत करने से 4 क्विंटल चावलों की पैदावार में इजाफा कर लिया, जो इनको जायद पैदावार मिल रही है। तो इस तरह दोनों मुल्कों को जो है वो गेन्स फ्रॉम ट्रेड हासिल हो गए। ठीक हो गया जी। तो तकाबली बर्तरी के नज़रिए में दोनों ने तजारत की और दोनों ने फ़ायदा भी हासिल कर लिया। इसी गेन्स फ्रॉम ट्रेड को हम इस डायग्राम से भी जाहिर कर सकते हैं। इस डायग्राम में तजारत से पहले और तजारत के बाद की सूरत हाल का जिक्र किया जा रहा है। जैसे कि पाकिस्तान की और भारत की मिसाल है। यहाँ पे डायग्राम नंबर 1 भारत को शो कर रही है, डायग्राम नंबर 2 पाकिस्तान को शो कर रही है। तजारत से पहले भारत की जो प्राइस लाइन थी, प्राइस रेशो थी, वो थी AB, और पाकिस्तान की जो तजारत से पहले लाइन थी वो थी DF। तजारत के बाद पाकिस्तान की लाइन हो गई है DE, और भारत की जो ट्रेड लाइन है, जो प्राइस रेशो लाइन है, वो हो गई CB। इस तरह दोनों ने, भारत ने जो है, तो इन ग्राफ्स में ये जाहिर हो रहा है कि तजारत करके
भारत ने ABC के बराबर प्रॉफिट हासिल किया, जबकि पाकिस्तान ने DEF जो ट्रायंगल है इसके मुताबिक प्रॉफिट हासिल किया। तो दोनों मालिक ने तिजारत से पहले और तिजारत से बाद वाली कंडीशन को कंपेयर करने के बाद मुनाफे को हासिल कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा इशू है वो है क्रिटिसिज्म। जैसा कि हमने देखा इस नज़रिए को, इस नज़रिए में बहुत सी जो है वो हमें फ्लॉज भी नज़र आए, इसके मफरूज़ात में हमें बहुत सी ऑब्जेक्शन नज़र आई। उन ऑब्जेक्शंस को, उन फ्लॉज को हम क्रिटिसिज्म की सूरत में देख रहे होते हैं। पहले इसमें जो क्रिटिसिज्म है वो है जी बुनियादी नज़रिया या बुनियादी मफरूज़ात जो है वो दुरुस्त नहीं है, बुनियादी मफरूज़ा इसका दुरुस्त नहीं है। देखें, अगर हम इस नज़रिए की बुनियाद देखें तो वो थी कि मेहनत की कीमत की बात की जा रही थी और सरमाए की कीमत की बात की जा रही थी, उनकी नकल पजीरी की बात की जा रही थी। मेहनत को इसमें बुनियादी रुकन समझा जा रहा था पैदावार के लिए। लेकिन जब हम आमलीन पैदाइश का जिक्र करते हैं, जब हम आमलीन पैदाइश का मुताला करते हैं, तो हमें मालूम है कि आमलीन पैदाइश जो है वो 4 होते हैं: ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेहनत को एक कलीदी हैसियत दे दी गई है। बाकी जो 3 आमलीन पैदाइश हैं, मेहनत और साथ सरमाए को भी कुछ किसी हद तक शामिल किया गया है, लेकिन तंजीम को और ज़मीन को जो है उनकी अहमियत को भी यहाँ पे बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। तो यहाँ जो बुनियादी मफरूज़ा है पैदावार का वो दुरुस्त नहीं है, वो कमज़ोर है। नेक्स्ट है जी, इस नज़रिए में ये कहा गया कि मेहनत की नकल पजीरी जो है वो मुल्क में रहकर तो हो सकती है, लेकिन बैन अल-अक़वामी सतह पर मेहनत की नकल पजीरी मुमकिन नहीं है। ये नज़रिया भी किसी हद तक दुरुस्त नहीं है, ये मफरूज़ा भी दुरुस्त नहीं है। वो इस तरह से कि बाज़ औक़ात लोग मुल्क में रहते हुए भी नकल पजीरी नहीं कर रहे होते। डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं, कोई फैमिली के इश्यूज़ हैं, रिहाइश के इशू हैं, बच्चों की तालीम के इशू हैं, तो लोग बाज़ औक़ात मुल्क में रहते भी नकल पजीरी नहीं कर रहे होते। इसी तरह अब जदीद दौर अगर आप देखते हैं तो उसमें लोग अक्सर बैरून ममालिक भी जा रहे हैं, लोग बैरून ममालिक नकल पजीरी भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ लेबर भी जो है वो मुमकिन है। तो ये जो मफरूज़ा था कि मुल्क के अंदर तो नकल पजीरी हो सकती है मेहनत की, लेकिन बैरून मुल्क नहीं हो सकती, ये मफरूज़ा भी अब दुरुस्त साबिल नहीं होता। नेक्स्ट जो तनकीद है वो है जी 2 ममालिक और 2 अशिया की पैदावार। इस नज़रिए में ऊपर कहा गया, मफरूज़ात में फ़र्ज़ किया गया कि सिर्फ 2x2 मॉडल होगा, 2 कंट्रीज़ एंड 2 कमोडिटीज़। लेकिन रियलिटी में जब हम बात करते हैं तो एक ही मुल्क एक वक्त में सिर्फ एक मुल्क को डील नहीं करता, बल्कि बेशुमार ममालिक को और बेशुमार अशिया को एक ही वक्त में डील किया जा रहा होता है। तो एक ही वक्त में एक मुल्क के कई ममालिक के साथ रवाबित होते हैं, एक ही वक्त में कई तरह के मुआहिदात हो रहे होते हैं, कई अशिया की खरीदो फरोख्त हो रही होती है। तो सिर्फ 2x2 मॉडल जो है वो भी जो है वो दुरुस्त नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। नेक्स्ट जो तनकीद है वो है नकलो अमल के अखराजात। ऊपर हमें मफरूज़ात में ये देखा कि नकलो हमल के अखराजात जो है उनसे तिजारत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी हकीकत से परे है, क्योंकि हकीकत जब आप देखते हैं तो दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं जो कि अपनी तिजारत इन अखराजात की बिना पर मुलतवी कर देते हैं कि भाई इतने दूर के मुल्क से कोई शय खरीद भी लोगे तो उसको अपने मुल्क में लेके आने पर नकलो हमल के अखराजात, इंश्योरेंस के अखराजात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो उस चीज़ की प्राइस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इसलिए इस जो नकलो हमल के अखराजात है, इस एलिमेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो बुनियादी एक खर्च है जिसके बगैर तिजारत हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मुकम्मल रोज़गार की शर्त और साथ मुकम्मल मुकाबला की शर्त। देखें, किसी भी मुल्क में मुकम्मल रोज़गार की कंडीशन जो है वो भी होना बड़ी मुश्किल चीज़ है, क्योंकि तमाम वसाइल को मुकम्मल तौर पर बरोए कार लाना भी जो है वो हर मईशत के लिए मुमकिन नहीं होता। अक्सर कोई ना कोई आइडियल रिसोर्सेज हमारे पास रह ही जाते हैं। तो पहली बात इसमें यह कि मईशत में जो है वो कामिल रोज़गार की शर्त पूरी होना बहुत मुश्किल है। दूसरा ये कि मुकम्मल मुकाबला भी हर मईशत के अंदर नहीं होता। अक्सर मोनोपलीज, गैर मुकम्मल सूरत जो मुकाबला की सूरत हाल है वो मईशत को सामना करना पड़ रहा होता है। अक्सर मईशत में उतार चढ़ाव का मईशत को सामना करना पड़ रहा होता है।
तो ना तो मुकम्मल मुकाबला की सूरत हाल तमाम मुल्कों में हर वक्त पाई जाती है, और ना ही कामिल रोज़गार की शर्त जो है वो हर मुल्क में हर वक्त पूरी हो रही होती है। मईशत जो है वो हमेशा उतार चढ़ाव का शिकार रहती हैं, वो कभी भी मुकम्मल रोज़गार पे जो है वो मुस्तकिल तौर पर मुस्तहकिम नहीं होती हैं। नेक्स्ट जो तनकीद है वो है खिदमात के शोबे की अहमियत। इस नज़रिए के अंदर कहीं भी हमें खिदमात के शोबे की जो है वो तज़करा नहीं मिला। तो खिदमात के शोबे को यहाँ यकसर जो है वो नज़रअंदाज कर दिया गया है, लेकिन हकीकत में खिदमात के शोबे के बगैर कोई भी मुल्क जो है वो तजारत कर ही नहीं पाता। वो कोई भी तजारत और ज़र मुबादला वगैरह का जो लेन देन है वो मुकम्मल हो ही नहीं पाता। जो अपना तवाज़ुन तजारत और तवाज़ुन अदायगी में बुनियादी फ़र्क है वो भी खिदमात की वजह से ही है। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। नेक्स्ट जो तनकीद का पॉइंट है वो है आज़ाद तजारत। देखें, यहाँ पे कहा गया कि तजारत पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये भी हकीकत से परे है। हकीकत में तजारत करने पर आपको इम्पोर्ट ड्यूटी, आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी, कोटा फिक्सेशन, मुख्तलिफ तरह की कंडीशंस जो हैं वो आपको फेस करना पड़ रही होती है। मुख्तलिफ तरह की टैक्सेस आपको फेस करने पड़ रहे होते हैं। मुख्तलिफ तरह की तजारती जो पाबंदियाँ हैं, बैन्स हैं, वो आपको फेस करना पड़ रहे होते हैं। तो आज़ाद तजारत का भी जो है वो मफरूज़ा दुरुस्त नहीं है। इसी तरह मज़दूरों की इस्तेदाद कार के मुतालिक फ़र्ज़ किया गया कि तमाम मज़दूरों की पैदावार यकसा है, तमाम मज़दूरों की पैदावारी सलाहियत यकसा है। ये मफरूज़ा भी हक़ाइक़ से परे है, क्योंकि तमाम मज़दूर जो हैं उनकी ना तो पैदावारी सलाहियत यकसा होती है, ना ही उनका तजर्बा यकसा होता है, ना ही उनकी तालीम यकसा होती है, ना ही उनकी ज़हनी काबिलियत यकसा होती है, ना ही उनका हुनर जो है वो यकसा होता है। तो मज़दूर जो हैं वो तो हर एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, तो आप उन तमाम की पैदावार को यकसा और एक जैसी फ़र्ज़ नहीं कर सकते। तो ये मफरूज़ा भी दुरुस्त नहीं होगा। तो इस तरह जितने भी मफरूज़ात थे उनमें से अक्सरियत जो है वो मफरूज़ात को हमने तनकीद में गलत साबित कर दिया है। तो ये जी आज का सेशन था। नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह देखेंगे तवाज़ुन तजारत और तवाज़ुन अदायगी में फ़र्क।